हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नीट फिजिक्स पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 2020 के। तो ये सेट E1 है। E1 सेट का ये पेपर आपके सामने है। इसमें मैं 136 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो मैं आज 5 क्वेश्चंस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस में ट्राई करूंगा। मैंने सोचा कि पहले शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि ताकि आप बोर ना हो। कुछ क्वेश्चंस बड़े भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है ये 136। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड। तो आपको पता है कि बोहर मॉडल, अगर आपने पढ़ा होगा, बोहर मॉडल जो होता है ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वैलिड है और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए वैलिड है। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स मतलब वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम देखेंगे इसमें। देखिए, आप यहाँ पे सिंपल है, इसमें ज़्यादा रफ करने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है ये पास होता है इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए तो बोहर्स मॉडल वैलिड है। और इसके बाद कौन सा है, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। तो मैं आपको दिखाऊंगा हीलियम जो होता है। देखिए, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ बाहर, तो ये पास होता है, इसके लिए बोहर मॉडल वैलिड है। बोहर मॉडल वैलिड। इसके साथ ही अगर हीलियम है, हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक सपोज यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो अगर नॉर्मल हीलियम एटम है उसके लिए वैलिड नहीं होगा, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको लूज करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि माइनस इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या बनेगा, हीलियम पॉजिटिव। तो हीलियम पॉजिटिव के लिए वैलिड है। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन जो है इसमें जो गिवन है, ड्यूटेरियम एटम। ड्यूटेरियम तो आपको पता है आइसोटोप हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन ही है, तो इसके लिए भी ये भी पास होता है, ये भी पास होता है। तो ये तीन जो है ये पास होते हैं बोहर्स मॉडल में। बचा कौन, बचा नियॉन। तो आपको पता है कि नियॉन जो है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो है नियॉन हाइड्रोजन ग्रुप में नहीं आता है, तो इसीलिए इसकी जो ऑप्शन है नॉट वैलिड, नियॉन। नियॉन जो है यही ऑप्शन इसमें आएगी। तो इसका आंसर क्या है, जो नियॉन है, नियॉन पॉजिटिव, इसके लिए बोहर मॉडल जो है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक नहीं है। आप देखोगे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप अगर देखोगे हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन आता है। तो नियॉन पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक तो इसने लूज किया, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स है। हमें अब काउंट करने की जरूरत नहीं है, 9 है कि 10 है, जितने भी है, तो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होगा, ये वैलिड नहीं है। तो बोहर्स मॉडल जो है जो नियॉन है उसके लिए वैलिड नहीं है। नियॉन पॉजिटिव के लिए भी इसको वैलिड होने के लिए इसको 9 इलेक्ट्रॉन्स खोने पड़ेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन सिंपल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि बोहर्स मॉडल जो है होता है वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए वैलिड होता है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, तो पहले में कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 4। तो जो दूसरा क्वेश्चन है 137, the ratio of contributions made by electric field and magnetic field components to the intensity of electromagnetic wave is। तो ये एक सिंपल इक्वेशन है। आप देखोगे जो भी अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा होगा, सिंपल एक इक्वेशन आती है। वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऐसी है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है बराबर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाय दिस। एक तो ये इक्वेशन है, अगर आप इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पे क्वेश्चन नहीं बना है। आपको ये कंफ्यूजन होगा कि शायद ये इसने सी ई बी, इसने इंटेंसिटी, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दी होगी, तो आप ऐसे इसमें कुछ गड़बड़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस
ऐसे क्वेश्चंस, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, नीट पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। लेकिन जो आज का क्वेश्चन है, जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, देयर इज ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टू द इंटेंसिटी, यहाँ पे यहाँ ध्यान रखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो वो होती है एनर्जी, तो वो इक्वल होगी। जो इलेक्ट्रिक कंट्रीब्यूशन तो बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चेंज होता है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होगी, इंटेंसिटी होगी, तो उतनी ही एनर्जी कहाँ पे होगी, मैग्नेटिक फील्ड में, उतनी ही उसमें भी इंटेंसिटी होगी एनर्जी की। तो इसका मतलब इक्वल, तो यहाँ पे इक्वल, इक्वलिटी है। तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, जो ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। आप सब ने मोस्टली यही ट्राई किया होगा। तो इसके बाद जो है द ब्रिविस्टर्स एंगल, तो इसका ऑप्शन जो है 137, जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की का जो कंट्रीब्यूशन है वो बराबर होता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ब्रिविस्टर्स एंगल IB, जो ब्रिविस्टर्स एंगल होता है, इसके लिए एक रिलेशन है, ब्रिविस्टर्स एंगल फॉर एन इंटरफेस शुड बी। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट, आप अगर आपने पढ़ा होगा टॉपिक पोलराइजेशन ऑफ लाइट में, ये ब्रिविस्टर्स एंगल आपने देखा होगा, इसके लिए एक रिलेशन है थीटा बी। तो ब्रिविस्टर्स एंगल जो होता है वो होता है बराबर tan इनवर्स ऑफ n2/n1। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर n1 जो है रेयर मीडियम है, n2 जो है डेंसर मीडियम है। अगर लाइट यहाँ से, अगर रेयर मीडियम से लाइट यहाँ से जाती है, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और जो ये वाली रे है, अगर इन दो के बीच 90 डिग्री एंगल होगी, तो इसको हम, जो ये वाला एंगल है, इसको हम कहते हैं ब्रेविस्टर्स एंगल थीटा बी। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर ये रेयर मीडियम है तो n1 जो होगा, n1 इज ऑब्वियसली लेस देन n2। तो इसका मतलब अगर n1 लेस देन n2 है, तो इसका जो लोवेस्ट वैल्यू हो सकता है n2 का, वो हो सकता है n1 के बराबर। तो लोवेस्ट वैल्यू जो बराबर हो सकता है वो होगा n2 इज इक्वल टू n1। तो अगर ये बराबर होगा, फिर थीटा जो होगा वो होगा बराबर tan इनवर्स ऑफ n2/n2। तो वो किसके बराबर होगा, tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1, तो वो होगा बराबर 45 डिग्री। तो लोवेस्ट वैल्यू जो थीटा का होना चाहिए वो होना चाहिए 45 डिग्री। तो लार्जेस्ट वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि n2 जो है थ्योरेटिकली कुछ भी हो सकता है, मगर लार्जर देन, ये होना चाहिए लार्जर देन n1। तो अगर सपोज n2 अगर किसी सूरत में n1 से बहुत ही लार्ज होगा, तब जो थीटा बी होगा वो होगा, वो कहाँ टेंड करेगा, वो टेंड करेगा 90 डिग्री। क्योंकि आपको पता है जब टेन का वैल्यू बढ़ता है, जब टेन का वैल्यू बढ़ता है, इंक्रीज होता है, जब जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के क्लोज आता है। तो आप ये देखोगे, जो ब्रिविस्टर एंगल होगा थीटा बी, ये होगा लेस देन 90, और यहाँ से होगा लेस देन 45 डिग्री। तो इन दो के बीच में होगा ये, 45 से लेके 90 डिग्री तक। तो इसमें जो ऑप्शन यहाँ पे देखोगे आप, कौन कौन से ऑप्शन है, 0 से 30 ये तो पॉसिबल नहीं है, 30 से लेस देन 45 तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे इज इक्वल टू 90 भी पॉसिबल नहीं है, तो इसमें 45 से लेके 90 ये सूटेबल है। तो यूजुअली आप देखोगे 50 to 60 होता है, वाटर वगैरह, वाटर इंटरफेस जो होते हैं कॉमन, तो होते हैं 55, 50, 60 ऐसे ही। तो वैल्यू जो होगा ब्रिविस्टर्स एंगल जो है, इसका वैल्यू कौन सा होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ये वाला 45 से लेके 90। तो इसके साथ ही एक और क्वेश्चन ऊपर है 139, ए सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस। देखिए कितना सिंपल है, नीट फिजिक्स बहुत ही सिंपल है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, फार्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड और सिंपल कंसेप्ट से। तो इसमें क्या है, सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर। आप देखिए यहाँ पे प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, आर गिवन है, और क्या चाहिए, सब कुछ गिवन है, आपको डेंसिटी चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन सिंपली उससे सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला वैल्यू
नीट इतना आसान। देखिए आपके पास एक ही इक्वेशन है, आप बार बार बहुत सारी इक्वेशन क्यों रखेंगे हम यार। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन है, तो हम इससे क्या करेंगे, पी वी यहीं पे रखेंगे। एन जो बराबर होता है ये होता है बराबर मास डिवाइडेड बाय जितना मास होगा डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास आर टी। यहाँ पे प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, आर गिवन है, आर इज इक्वल टू 8.3 गिवन है, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। केल्विन में रखो टेम्परेचर 27 डिग्री है, वो होता है 300 केल्विन। आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो, 27 प्लस 273, 3 7 एंड 3 मिक्स, यहाँ पे 0 एंड 7 2 प्लस 1 0 और यहाँ पे हो गया 300 केल्विन। तो प्रेशर गिवन है, प्रेशर कितना गिवन है, प्रेशर इज गिवन टू बी 249, तो प्रेशर इज 249 किलो पास्कल। तो अब यहाँ पे सिंपल अगर मैं इसको रीअरेंज करूंगा इस इक्वेशन को, P इज इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा M, यहाँ पे ये डिवाइड होगा V, यहाँ पे MRT, तो M बाई दिस होगा, ये होगा डेंसिटी के बराबर, मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, विच इम्प्लाइज P इज इक्वल टू रो आर टी बाई M। तो इसको यहीं पे रखूंगा, इसको रीअरेंज करके क्या होगा, PM बाई आर टी इज इक्वल टू डेंसिटी। तो मुझे निकालना है बेसिकली ये PM बाई आर टी रेशो। तो PM बाई आर टी किसके बराबर निकलेगा, नेक्स्ट PM बाई आर टी इज इक्वल टू, आपको पता है हाइड्रोजन गैस गिवन है, तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखूंगा इंटू ये 249 है इंटू 10⁻³ क्योंकि ये किलो पास्कल गिवन है, 300 केल्विन इंटू 8.3। तो इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर आएगा 0.2। देखिए पहले आपको क्या आएगा, आपको यहाँ पे 0.2 नहीं आएगा, पहले आपको वैल्यू आएगा 0.2 इंटू 10⁻³। तो यहाँ पे आएगा मगर ग्राम, देखिए जो मॉलिक्यूलर मास आप लेते हो वो 2 ग्राम है, तो इसलिए यहाँ पे ग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसको जब कन्वर्ट करोगे आप, ये ग्राम ये बनेगा केजी, तो फिर आएगा 0.2 केजी, क्योंकि किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के बराबर, तो तभी आएगा 0.2 केजी पर मीटर क्यूब। तो आप इसका ऑप्शन जो देखोगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन इज 0.2 केजी पर मीटर क्यूब। तो आपने देखा होगा सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चंस गलत इसलिए होते हैं क्योंकि आपने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेते हो, वो किसी और में लेते हो, तो कंफ्यूजन होता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे हर कोई चीज जो है वो SI यूनिट्स में लेना है। यहाँ जो मॉलिक्यूलर वेट हमने ग्राम में लिया था, फिर उसे कन्वर्ट करना पड़ा किसमें, किलोग्राम में, तभी आंसर आया किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। पास्कल, केल्विन, तो इस इक्वेशन में हमेशा जो टेम्परेचर है वो केल्विन स्केल में लेना चाहिए, डिग्री सेल्सियस नहीं। अक्सर हो जाता है, मुझे भी अपने टाइम पे जो मैं एंट्रेंस को कोचिंग कर रहा था तो तब भी मुझे ऐसे एरर्स आते थे, मैं भी डिग्री सेल्सियस में सीधे लिखता था, फिर कंफ्यूजन होता था कि ये कैसे पॉसिबल है, हमने क्या किया इसमें। तो फिर से नज़र मारते हैं, हमने ये क्वेश्चन किया 136 में आया क्वेश्चन 4, इसमें आया सेकंड, और इसमें आया कौन सा थर्ड पार्ट 138 में 3 है, और 139 में सेकंड 0.2 केजी पर मीटर क्यूब, और 140 जो है यहाँ पे, तो 140 a ray is incident at an angle of incidence I1 surface। तो ये प्रिज्म पे क्वेश्चन है, तो प्रिज्म एक स्मॉल एंगल प्रिज्म है, यहाँ पे गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है, और गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, हमें यही निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और यहाँ पे एक और चीज है इमर्जेस नॉर्मली, तो I2 जो सेकंड एंगल है वो I2 जो बराबर है वो 0 होगा, क्योंकि ये यहाँ पे नॉर्मल इमर्जन है। देखते हैं मैं कैसे दिखाऊंगा, एक सेकंड। यहाँ पे हम बनाएंगे एक प्रिज्म, तो गिवन क्या कंडीशन है, यहाँ पे एक प्रिज्म है,
ये कह रहा है कि यहाँ पे ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है कुछ I1, तो यहाँ पे फिर कुछ होगा इधर इधर, तो फिर यहाँ से निकलेगा, ये निकल जो I2 है वो निकलता है परपेंडिकुलर यहाँ से नॉर्मल के थ्रू। तो जो इस पर बेसिकली यहाँ से जो नॉर्मल के साथ ये लाइन बनाती है वो यहाँ पे, तो ये एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो जो I2 है बेसिकली I2 यहाँ पे 0 है। तो हमें पता है, और यहाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है, तो हमें निकालना है I1। I1 यहाँ पे I के बराबर गिवन है, तो I हमें निकालना है बेसिकली I। आपको ये भी सिंपली फार्मूला बेस्ड है, इसमें आप देखोगे कि हमारे पास दो रिलेशंस हैं, डेल्टा डिविएशन जो होती है वो बराबर होती है I1 प्लस I2 माइनस ए, ये होता है स्मॉल एंगल प्रिज्म, एंगल ए यहाँ पे है। और दूसरी रिलेशन है म्यू माइनस 1 ए। ये दो इक्वेशंस हमें हैं, अलग अलग यूज होती है कभी कभी, तो हम इन दो का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगा, I1 प्लस I2 माइनस ए इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ए। तो ये ए माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, I1 की जगह मैंने I लिखा क्योंकि गिवन I है, I प्लस, तो I2 जो होगा यहाँ पे 0 है, I प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू माइनस, इसको मैं एक्सपेंड करूँगा म्यू ए माइनस ए, तो यहाँ का जो माइनस ए अब यहाँ साइड प्लस आएगा, प्लस ए, तो ये कैंसिल होगा, बनेगा म्यू ए। तो I इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ए सिंपली। तो इसमें जो आंसर है वो आप देखोगे कौन सा ऑप्शन आएगा, म्यू ए, यहाँ पे थर्ड पार्ट। तो आपने देखा सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नीट में, इसमें ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। फिलहाल के लिए आज यही 5 क्वेश्चन हैं। ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम फ्यूचर में और ज़्यादा वीडियोस बना सकें। थैंक यू।